अभी तो अपने को पता है, अगर मैं तुमको ऐसे ही पूछूं कि कन्फॉर्मर में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन से बनते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? स्टैगर्ड एंड एंटी। और एंटी और स्टैगर्ड में एंटी वाले। ठीक है, चीजें या तो एंटी पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होंगी या फिर स्टैगर्ड पे। ठीक है, और कंपेरेबल अगर मैं देखूं, कंपैरिजन निकालूं भी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होनी चाहिए? एंटी पे। ठीक है, तो एक्सेप्शनल कुछ रूल्स हैं जिनको तुम ध्यान में रखोगे, जैसे, ठीक है, पहला है उसमें गॉस इफेक्ट। गॉस पोजीशन सबको पता है ना क्या होती है? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अभी तक तो हम लोग नॉर्मल एल्केन निकाल रहे थे, एल्केन्स थे अपने पास नॉर्मल, तो हम लोग उनका कन्फॉर्मर बना रहे थे। बट अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 N H और CH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो इस पे एक क्या होगा? लोन पेयर होगा। सही है। अब अगर मैं बोलूं कि तुम मेरे को इस मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मर बना के बताओ, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे? तो ये अलग मॉलिक्यूल है तो इसको ही पकड़ो अल्फा, इसको ले लो, इसके बाजू वाले को बीटा। तो अल्फा को ड्रॉ करो, क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पे एक साइड क्या अटैच है? क्या है? CH3। एक साइड क्या अटैच है? हाइड्रोजन। और एक साइड क्या है? लोन पेयर है। क्लियर है? समझा? अब ये नाइट्रोजन कनेक्टेड है इस वाले बीटा से, तो बीटा वाला हम लोग हमेशा कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? इसे पीछे ड्रॉ करते हो। अब देखो, बीटा पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में इसके पीछे बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन इसके पीछे, और लोन पेयर के पीछे क्या बना देता हूँ? CH3। ये कौन सी कंडीशन हो गई इसकी? एक्लिप्स्ड हो गया। तो सीधी सी बात है, ये स्टेबल होगा क्या? नहीं। तो इसको अपन रोटेशन देंगे, रोटेशन देने के बाद क्या हो जाएगा? लोन पेयर यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका CH3, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, और जब रोटेशन देंगे तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है या इस CH3 को मैं यहाँ पे लेके आऊं एंटी पोजीशन पे? दिख रहा है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी का दो रीजन है। क्या क्या है मालूम है? कि एक तो ये CH3 के अपोजिट में पड़ रहा है, सही है। दूसरा, यहाँ पे जो कार्बन है ना, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। सही है। और कार्बन से हाइड्रोजन जब जुड़ा होगा तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? कार्बन या हाइड्रोजन की? कार्बन की। मतलब इन हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो इन तीनों हाइड्रोजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि बाजू में से आसानी से मिल जाएगा ना इसको, है कि नहीं? अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे होता तो इन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए घूम के आना पड़ता था। बट इस कंडीशन में क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी बल्की ग्रुप के बाजू में कोई लोन पेयर आ जाता है, तो ये केस ना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कंपेयरिंग टू एंटी पोजीशन। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता रहेगा कि सर एक्लिप्स में भी तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जस्ट पीछे आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है मालूम है? कि इससे इलेक्ट्रॉन छीन कौन रहा था? कार्बन। मतलब कार्बन में एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पीछे वाले कार्बन पे अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या होगा? ये लोग रिपल्शन भी तो करने लग जाएंगे आपस में, है कि नहीं? तो इसीलिए एक्लिप्स वाला फॉर्म कम स्टेबल होता है कंपेयरिंग टू गॉस फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म। तो ऐसे केस अपने वर्ड्स में लिखना, ऐसे केसेस
जहां पे क्या बोला मैंने, बल्कि ग्रुप लोन पेयर के जस्ट बाजू में आ जाए, मतलब कौन सी पोजीशन पे, गॉस पोजीशन पे, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयरिंग टू एंटी। मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं कि इस स्ट्रक्चर का, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का मोर स्टेबल कन्फॉर्मर और लेस स्टेबल कन्फॉर्मर बनाना है अपने को, बनेगा? ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। पहले ऑक्सीजन को ही ड्रॉ कर लो। मेरे पास एक ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, दो लोन पेयर है। दो लोन पेयर बना लेना कहीं पे भी, एक ऐसे बना ले, एक ऐसे, और इस पे क्या है, हाइड्रोजन है। सही है। बीटा वाला जो कार्बन है उसके पास क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक है CH3। ठीक है। तो मोर स्टेबल, अभी मैंने बोला ना, बल्कि वाला ग्रुप कहाँ पे रहना चाहिए, लोन पेयर के नजदीक में। तो इनको इसके बीच में बना दे ऐसे, और बचे हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दे। सही है। तो ये मोर स्टेबल बन गया। यही अगर मुझे लेस स्टेबल बनाना होता तो मेरे पास एक ऑप्शन था, ये CH3 को या तो यहाँ रखना पड़ता है या तो यहाँ पे, तो लेस स्टेबल हो जाता। तो लेस स्टेबल वाला कैसे बनाएंगे? हाँ, और दूसरा तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। CH3 यहाँ पे अगर मोर स्टेबल है तो तेरे पास दो ही पोजीशन है, या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी एक जगह रख दे। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। हम्म। तो एक्लिप्स बनाओ ना डायरेक्ट। और एक्लिप्स कौन सा ज्यादा अनस्टेबल होगा, CH3 को H के पीछे रखें कि CH3 को लोन पेयर के पीछे रखें? लोन पेयर के पीछे। सही है। तो क्या बनाओगे, CH3 को इसके पीछे डाल दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को इनके पीछे डाल दो। क्लियर है सबको? ठीक है। मोस्ट वाला कैसे बना रहे, नाइट्रोजन है, लोन पेयर, एक इस पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरा इथाइल है। ठीक। अब अपने को टास्क ये है कि मोस्ट स्टेबल बनाना है। पीछे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और दो मिथाइल ग्रुप है, और मेरे को पता है बल्कि ग्रुप कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लोन पेयर के बाजू में। तो ये दोनों बल्कि को कहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बचा कौन, हाइड्रोजन, उसको यहाँ पे रख दो। ये मोस्ट बनेगा। ठीक है। अभी इस, हाँ एक मिनट, अब इसी को लीस्ट बनाना होगा तो CH3 को उठा के इनके बीच में रख दो, है कि नहीं? अब दोनों में से कोई एक ही CH3 आ सकता है, तो दोनों में से कोई एक रख दो, हाइड्रोजन को वहां पे शिफ्ट कर दो। तो लीस्ट वाला आप लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है। घुमा तो हम लोग खाली एक को ही सकते हैं ना, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है। कब से स्टैगर्ड बना दे रहे यार, एक्लिप्स बना दो ना सिंपल सा। स्टैगर्ड क्यों बना रहे, एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, तो एक के पीछे मिथाइल डाल दो, एक के पीछे मिथाइल, और इसके पीछे हाइड्रोजन डाल दो। मिथाइल को क्या, दो ही एक्सेप्शन है, एक वो वाला बल्कि ग्रुप वाला और दूसरा एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग में होता क्या है कि अगर मान लो कि मैं बोलूं अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसका मोस्ट और लीस्ट हमको पता है, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। ठीक है। तो मोस्ट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, CH3HH, इसके पीछे CH3 डाल दूंगा, ये HH, एंटी वाला हाईली स्टेबल। सही। और लीस्ट स्टेबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, राइट।
बट अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता जैसे ये, एक मिनट, ठीक है, अगर अपने पास ऐसा कुछ डायोल का स्ट्रक्चर होता तो सीधी सी बात है अपना दिमाग तो यही काम करेगा कि अगर इसका कन्फॉर्मर स्टेबल वाला बनाना है तो मैं क्या करूंगा, आगे वाला कार्बन अल्फा बीटा ले लो, इसका OH ऊपर बना दो और इसके पास दो हाइड्रोजन है तो ऐसे कर दो, पीछे वाले कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है और एक क्या है OH, सही है। तो एंटी पोजीशन पे चीजें ज्यादा स्टेबल होती है अपने को पता है, बट ऐसे केसेस में क्या होता है मालूम है कि जैसे अगर तुम इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हो OH H H और पीछे वाले का भी अगर OH गॉज पोजीशन पे आ जाता है तो पता है इस केस में क्या होता है, इसका ऑक्सीजन इसकी तरफ अट्रैक्शन कर सकता है और इसका हाइड्रोजन इसकी तरफ, सही है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अपने को पता है ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे स्ट्रांग होती है स्टेट्स ऑफ मैटर में, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल में बताया था, एच बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। तो ये मॉलिक्यूल हमको देखने में तो लगता है कि एंटी पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट स्टैगर्ड पोजीशन या गॉज पोजीशन दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। तो अगर ये ए स्ट्रक्चर है और बी है तो ऐसे केसेस में ए वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयरिंग टू बी, ठीक है। और एच बॉन्डिंग करता कौन कौन है पता है तुम लोग को, एक तो OH कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, ये ज्यादा करके शो करते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। तो जैसे ही यहाँ पे OH और यहाँ पे सेकंड पीरियड का कोई भी आएगा तो एच बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो गॉच स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगेन एक टाइप का एक्सेप्शन है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस कन्फॉर्मर्स के लिए, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट आई होप थोड़ा बहुत पता होगा तुम लोग को क्या होता है, पता है नहीं, ठीक है। अगर मैं अभी भी वैसे ही है, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो, जीरो होगा। द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं तो इस बॉन्ड में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, मूवमेंट नहीं आएगा तो डाइपोल मूवमेंट जीरो। बट यहीं पे अगर मैंने HCl लिखा होता तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता, नॉन जीरो होता, ठीक है, सही। तो अगर मैं बोलूँ कि अपने पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या लगता है आप लोगों को, जीरो या नॉन जीरो, जीरो, क्योंकि जितना क्लोरीन यहाँ से खींचेगा उतना क्लोरीन यहाँ से। बट यही चीज अगर मैं सिस फॉर्म में लिखूँ ना तब ये डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है, जीरो नहीं बोल सकते इस कंडीशन में, क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही साइड भाग रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ तो जस्ट क्या हो गया था एंटी पोजीशन में, ये क्लोरीन इसके एंटी में है क्या, नहीं, ठीक है। तो जब मैं कन्फॉर्मर बनाता हूँ यहाँ पे ClH और यहाँ पे HH, यहाँ पे Cl, इस मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। बट यही मॉलिक्यूल अगर मैं गॉस फॉर्म में बना दूं तो क्या अब मैं इसको, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो बोल सकता हूँ क्या, समझा मतलब, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल में अब कन्फॉर्मर जो होते हैं वो तो एक ही मॉलिक्यूल से बने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा होगा, Cl CH2 CH2 Cl, सही है। तो अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं तुमको देख के बोलूं
कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या था, तुम लोग क्या बोलोगे? क्या होना चाहिए? ठीक है, तो मेरा बताने का यही मतलब था कि किसी भी मॉलिक्यूल का लीनियर स्ट्रक्चर देख के कभी भी जज मत किया करो कि वो डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो है। ठीक है, इसी को मैंने कन्फॉर्मर में बना दिया था, तुम लोग एक बार जीरो बोल रहे हो, एक बार नॉन जीरो बोल रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाले कैसे, राइट है? तो पहले इतना लिख लो, फिर बताता हूँ कैसे निकालते हैं। कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, बट जब मैंने प्रोजेक्शन बना के देखा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो भी हो रहा है और नॉन जीरो भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, इनका जो मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है इन द सॉल्यूशन, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मोल फ्रैक्शन। मान लो ये गॉच है, तो गॉच का मोल फ्रैक्शन मैं कैसे लिखूंगा, एक्स गॉच, सही है। और एंटी का क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी, समझा? समझा ना? ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट अगर मुझे निकालना है इस मॉलिक्यूल का, तो मैं क्या लिखूंगा मालूम है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, राइट है, इनटू इसका डाइपोल मोमेंट क्या था, इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, गॉच, सही है। प्लस एक तो ये हो गया, मेरे पास दो मॉलिक्यूल थे, एक गॉच का था, एक किसका, एंटी का था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच, फिर दूसरा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी, समझा? तभी तो डाइपोल मोमेंट मिलेगा कि इसके कितने फ्रैक्शन है और डाइपोल मोमेंट, इसके कितने फ्रैक्शन और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बट मेरे को पता है कि डाइपोल मोमेंट एंटी का कितना है, जीरो, सही है। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी कन्फॉर्मर डिपेंड्स ऑन किसके, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ में आया अभी? ये अगर जीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू जीरो, मतलब घूम फिर के डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ये डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस, समझा? अब मेरे पास दो स्ट्रक्चर थे, एक गॉस वाला और दूसरा एंटी वाला। ज्यादा स्टेबल कौन है, एंटी वाला ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सही। तो अब मैं तुमको एक कंडीशन दे रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरे को आंसर देते जाओ। ठीक है, मैं तुमको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, सही है। मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को मैं हीट कर रहा हूँ पूरी तरह से। तो जब हम लोग चीजों को एनर्जी देते हैं तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं कि अनस्टेबिलिटी की तरफ, अनस्टेबल। मतलब अब ज्यादा स्टेबल कौन था, एंटी वाला। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंटी वाले भी किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, गॉस में, है कि नहीं? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी। और अनस्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो गॉस का परसेंटेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर गॉस का परसेंटेज बढ़ रहा है तो पूरा डाइपोल मोमेंट कौन डिसाइड कर रहा था, गॉस। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अब गॉस के मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, गॉस के मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो जब भी हम लोग कन्फॉर्मर को ट्रीट करते हैं या हीट करते हैं इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, तो क्या बढ़ेगा, गॉस का परसेंटेज और डाइपोल मोमेंट दोनों भी इंक्रीज करेंगे हमेशा, राइट ना? एक्स एंटी वाला क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो एक्स एंटी कितना भी दिया रहे, मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तुमने
तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे ना तो x1 प्लस x2 की वैल्यू होती है 1। मोल फ्रैक्शन का रूल है, याद है क्या किसी को? मतलब अगर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दोनों का फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो उसने एक मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन दिया है तुमको कितना, 0। अब दोनों में से कोई अगर एक 0.7 ले लिया तुमने, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0.3। सही है। तो मेरे पास दो ही मॉलिक्यूल थे, एक एंटी का था एक गॉस का था। तो अगर x एंटी 0.7 है तो x गॉस कितना होगा, 0.3 इंटू डाइपोल मोमेंट किसका निकालना है, गॉस का निकालना था। तो क्या करोगे, ये तो ऑलरेडी 0 हो ही चुका है, 1/0.3, बस हो गया आंसर। समझा क्या ये किसी को? कन्फॉर्मर्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है क्या, क्या लगता है तुम लोग को? साइक्लिक स्ट्रक्चर के हम लोग कन्फॉर्मर कैसे बनाएंगे? होगा। ठीक है, मान लो अगर अपने पास साइक्लोप्रोपेन है ऐसे, तो हर एक पोजीशन पे दो दो हाइड्रोजन होंगे, राइट। एक को अगर मैं अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, तो ध्यान दो मैं कैसे बना रहा हूँ। अल्फा कार्बन के आगे वाला बीटा सर्कल से, तो अल्फा, ये अल्फा वाला कार्बन हो गया, कितने हाइड्रोजन है इसके पास, दो। सही है। इसके पीछे वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, दो। अब ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन से ये पीछे वाला भी जुड़ा है, देखा। और इस पे भी क्या है, दो हाइड्रोजन। ये होते हैं साइक्लिक कन्फॉर्मर। बट इसका तुम खाली एक्लिप्स्ड फॉर्म ही बना सकते हो, क्योंकि ये रोटेट करेंगे क्या, नहीं कर सकता। तो इनका कन्फॉर्मर सिर्फ एक ही फॉर्म तुमको देगा, दैट इज थीटा कितना, 0। इसमें थीटा 1 2 3 तुम कुछ भी नहीं ले सकते। बट स्टिल ऐसे स्ट्रक्चर में सिस और ट्रांस बनते हैं, कैसे मालूम है? जैसे अगर मान लो कि मैं तुमको ऐसे स्ट्रक्चर दे देता, यहाँ पे CH3 दे दूं, यहाँ पे H, और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे H, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा कंसिडर करते हैं, इसको बीटा, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे बना रहा हूँ। तो अल्फा वाले कार्बन पे क्या क्या अटैच है, एक CH3 एक H है, तो एक CH3 एक H, ठीक है। इसके पीछे वाले बीटा कार्बन पे क्या क्या अटैच है, एक CH3 और एक H, तो एक CH3 और एक H। बाकी ये भी एक कार्बन से अटैच है, ये भी एक कार्बन से अटैच है, तो ऐसे बना लें। और इसके पास क्या है, दो हाइड्रोजन, ठीक है। बट बनाने को तो मैं ऐसे भी बना सकता था ना, कि एक बार इसका CH3 ऊपर बना दूं और पीछे वाले का नीचे बना दूं, ऐसे कि इसका मैं ऐसे ही रखता हूँ और पीछे वाले का एक बार CH3 नीचे ड्रॉ कर दूं और H ऊपर बना दूं, और बाकी जुड़े तो वो वैसे ही हैं। हम्म? तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है क्या मुझे कोई? sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्रा टेट्राहेड्रल शेप पता है कैसे होता है, ऐसे तीन होते हैं और एक ऊपर निकला होता है, राइट।
तो तुमने कैसे डिसाइड किया कि ये CH3 ऊपर है? ये तीनों पोजीशन में कहीं पे भी हो सकता है, करेक्ट है? तो ये चीज मुझे कन्फॉर्मर से पता चलती है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक बार सिस फॉर्म में भी हम लोग शो कर सकते हैं और एक बार ट्रांसफॉर्म में भी, है कि नहीं? CH3 अगर सेम साइड आ गए तो सिस, अपोजिट साइड आ गए तो ट्रांस। तो साइक्लिक कन्फॉर्मर भी सिस और ट्रांसफॉर्म को शो करते हैं, हालांकि उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। थीटा यहाँ पे भी जीरो है और थीटा यहाँ पे भी जीरो है, बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दो टाइप के कन्फॉर्मर तुमको दिखा सकता है, जो कि सिस और ट्रांस डिसाइड करते हैं। वैसे अगर ऐसे बनाया होगा ना, तो अपन सिस ही लेके चलते हैं, ठीक है? बट मैं तुमको एक खाली पॉसिबिलिटी बता रहा था कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे मत देखा करो। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये टेट्राहेड्रल होते हैं ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे है CH3। तो सेम साइड पे है तो सिस मान के चलो, अपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांस। बट इस स्ट्रक्चर के सिस और ट्रांस दोनों भी पॉसिबल होंगे। सब फिक्स बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में अपने को क्या पता। तो कन्फॉर्मर ड्रॉ करो अल्फा बीटा। अल्फा वाले पोजीशन पे क्या है अपने पास? एक CH3 है और एक क्या है? H है, सही है, खत्म। अब ये किसी कार्बन से एडेड है और ये किसी कार्बन से एडेड है, तो उसको छोड़ो अभी 1 2 को। अल्फा के पीछे क्या है? बीटा। बीटा पे भी एक CH3 है और एक क्या है? H है, सही है। अब अल्फा वाला किसी कार्बन से ऐड था, ठीक है, 1 से, और ये किसी 2 से ऐड था, 2 से। अब ये 2 ऐड था बीटा से। समझा स्ट्रक्चर? कौन सा फॉर्म है? सिस। बट इसी को तो मैं ट्रांस भी बना सकता था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि फिक्स नहीं रहता है कभी भी। अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे अगर मैं ये बना दूं CH3 और यहाँ पे H, और अब मैं इसको ऐसे लेके आऊं, तो एक ही स्ट्रक्चर से मैं क्या कर रहा हूँ? सिस भी बना रहा हूँ और ट्रांस भी बना रहा हूँ। तो ऐसा कोई दिक्कत में मत आओ, खाली दो कार्बन ढूंढने का, अल्फा और बीटा। बाकी इसको, अब यहाँ पे सपोज करो पांचवा भी होता तो मैं क्या करता? आगे एक और ड्रॉ कर देता ऐसे करके, है कि नहीं? तो ऐसा टेंशन में मत लो तुम लोग कि बड़ा का चेन आ गया तो क्या होगा। कितने भी साइक्लिक, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, उसका हम लोग कन्फॉर्मर ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ये है, देखो। ये टॉपिक डालो। कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, अपने को इससे लेना देना थोड़ा सा। अब अगर मैं साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करूं तो ये मुझे ऐसे दिखेगा क्या? और मुझे पता है हर एक पोजीशन पे क्या होंगे? दो दो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का जब हम लोग कन्फॉर्मर बनाते हैं ना, तो अभी तक हम लोग कन्फॉर्मर ड्रॉ कर रहे थे, उससे अपोजिट बनता है। कैसे? साइक्लोहेक्सेन ऐसे रखा हुआ है प्लेन पे, सही है। अगर इसको उठा के मैं ऐसे सामने से देखूं, तो मेरे को सिर्फ कौन कौन दिखेगा मालूम है? एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला और एक ये वाला। पीछे वाले तीन दिखेंगे क्या? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है मेरे पास, इसको अगर मैं ऐसे करके देखूं, तो यही तो तीन विजिबल होंगे, पीछे वाले तीनों क्या हो जाएंगे? छुप जाएंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे कौन आएगा? ये आएगा, जो हम लोग अल्फा बीटा ले रहे थे। और इसके जस्ट पीछे कौन आएगा? ये, सही है। इन दोनों में तो फिर भी डिस्टेंस है काफी, बट इसके एग्जैक्टली पीछे ये, इसके एग्जैक्टली पीछे ये। तो साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर देखो बनाते कैसे। इसको मैं अल्फा कंसिडर कर रहा हूँ और इसको बीटा,
ठीक है, ध्यान दो। अब मेरे पास कोई अल्फा कार्बन है, ठीक है, जिसके इस साइड भी कोई कार्बन है और इस साइड भी कोई कार्बन है। सही बात है ये कि नहीं? ठीक है, इसके जो इस साइड वाला कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन है? 2। और मालूम है ना कौन से डिग्री का एंगल बनता है? 120। सही है। तो एक अगर हाइड्रोजन ऐसे होगा तो दूसरा सीधी सी बात है ऐसे रहा होगा 120 डिग्री एंगल पे। अब इस कार्बन के एग्जैक्टली पीछे एक और कार्बन है जिसको मैं ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, 120 डिग्री पे अरेंज होंगे। अरेंज कैसे होंगे कि रिपल्शन कम हो जाए। तो एक आ जाएगा इसके बीच में और एक आ जाएगा इनके बीच में। समझा? ये वाला जो कार्बन है इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसके भी हाइड्रोजन कैसे होंगे? 120 डिग्री पे होंगे। ठीक। अब इसके भी पीछे एक कार्बन है जिसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके भी 2 हाइड्रोजन में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें तकलीफ किसी को कुछ नहीं। अब ये पीछे वाला कार्बन भी बीटा से अटैच है और ये पीछे वाला भी बीटा से, मतलब ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं ये किससे अटैच है? किसी बीटा कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो दिख रहा है ये आगे वाला अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा, और यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। समझा कैसे वो ड्रॉ किया मैंने? ठीक है, अब इसमें ना 2 पोजीशंस है, वो पोजीशंस तुमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो स्ट्रेट वाले हाइड्रोजन है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। ये भी एक्सियल होगा और ये भी एक्सियल होगा। एक्सिस पे रहते हैं ना ये लोग स्ट्रेट फॉर्म में। ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल। ठीक है, और ये जो साइड वाले हैं ना हाइड्रोजन 4, इनको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। समझा? एक्सियल कौन होंगे, इक्वेटोरियल कौन होंगे? ठीक है, जो भी स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब इस कार्बन का देख 120 डिग्री का एंगल था, तो जो स्ट्रेट लाइन पे था वो एक्सियल हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया अपने आप? इक्वेटोरियल। पीछे वाले कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन थे, एक जो स्ट्रेट पे था वो एक्सियल पे, जो साइड में था वो इक्वेटोरियल। समझा ना? हाइड्रोजन 120 डिग्री पे थे ना, अब ये कार्बन था तो इस पे 2 हाइड्रोजन थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो जो स्ट्रेट लाइन में था वो एक्सियल, जो साइड में आ गया वो इक्वेटोरियल। पीछे वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो जो स्ट्रेट लाइन में आया वो एक्सियल, जो साइड में आया वो इक्वेटोरियल। ठीक है, और चीजें इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होती है। इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको ध्यान में रखना, आर मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमेशा एंटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इक्वेटोरियल, एकदम डिटेल में घुस के नहीं देखना है अपने को, नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ उतना सुनो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा कौन सा फॉर्म बनता है? एंटी, राइट है। और एक्सियल पे हमेशा कौन सा फॉर्म बनता है? जानते हो? गॉस। तो ये तो अपने को पता ही है ना, गॉस और एंटी में कौन ज्यादा स्टेबल है? एंटी वाला। तो ध्यान में रखोगे इन साइक्लोहेक्सेन, क्या बोला मैंने? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो भी रहेगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखो, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इस चीज की। किसी भी चीज को बनाना है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपन ड्रॉ करेंगे, एक्सियल पे नहीं। उसका रीजन मैंने बताया कि तुम एक्सियल पे बनाओगे तो वो गॉस फॉर्म बनाएगा और इक्वेटोरियल पे बनाएंगे तो वो एंटी कन्फॉर्मर देते हैं।